आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। क्या देश में मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं? अगर हाँ तो कब? 2025 या 2026? क्या 17 सितंबर के बाद देश में कुछ बड़ा होने जा रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं और आज इसी की परत दर परत हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हेमबर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल का एक बयान आया और उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने विस्फोट किया अपने एक बयान से। फिर सी वोटर का एक सर्वे भी आया। इस सर्वे ने बहुत कुछ कहा, लेकिन जो नहीं कहा उसे कहने की कोशिश की। जो बताता है ये तमाम बातें मिलकर इस बात की ओर इशारा करती हैं कि क्या वाकई में देश में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। आसार तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। एक एक कर हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे भूपेश बघेल से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ कर दिया है कि आप चुनाव के लिए तैयार रहें। किसी भी वक्त देश में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं और इसके लिए भूपेश बघेल ने कई तर्क और उदाहरण दिए अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी नेताओं को और कांग्रेस लीडरशिप को कि क्यों देश में मध्यावधि चुनाव के हालात बनते जा रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का जिक्र किया, यूपी में योगी आदित्यनाथ के प्रकरण का जिक्र किया और मौजूदा एनडीए सरकार में अमित शाह मोदी की स्थिति को लेकर बहुत कुछ कहा। और उसके बाद एक बयान सार्वजनिक मंच से उन्होंने दिया कि केंद्र में मौजूद एनडीए की सरकार बीजेपी की सरकार नहीं है, मिलीजुली सरकार है। इसे देश ने नहीं चुना है बल्कि बनाया गया है। ऐसी स्थिति में सरकार कभी भी गिर सकती है। भूपेश बघेल का ये जो बयान आया वो इसलिए बेहद खास है क्योंकि इस बीच जो कुछ एनडीए सरकार बीजेपी में हो रहा है वो इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। यूपी में बड़ी संख्या में सीट हारने के बाद योगी आदित्यनाथ को पद से हटाने को लेकर चर्चाएं गर्माती रही। केशव प्रसाद मौर्य उनके बीच की अदावत कभी लखनऊ तो कभी दिल्ली चक्कर काटती रही। ये किसी से छुपा नहीं है और अभी भी सीज फायर नहीं हुआ है, वहाँ दिक्कतें चल रही हैं। और जिस तरह से महाराष्ट्र में अब चुनाव आने वाले समय में हो रहा है और ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र भाजपा के लिए सबसे बड़ी कठिन चुनौती सामने खड़ी है महाराष्ट्र का चुनाव। और देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से बीते दिनों उनके बयान सामने आए और उनकी तमाम गतिविधियाँ देखी गई तो कहा गया कि क्या वो नाराज चल रहे हैं बीजेपी। इसी बात की ओर भूपेश बघेल ने इशारा किया है। और एनडीए सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये भी कहते हैं भूपेश बघेल। और इसका उदाहरण इससे मिलता है कि संघ और बीजेपी के बीच इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है। संघ कुछ चीज़ों को खत्म कर एक नई शुरुआत करना चाहता है। क्या ऐसा है? क्या बीजेपी का नया अध्यक्ष चुनने में अब संघ का वीटो चलने जा रहा है पहली बार? क्योंकि बीते 10 सालों में जब से अमित शाह अध्यक्ष बने हैं उसके बाद पार्टी का संविधान बदला गया, उनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया, फिर जिस तरह से जेपी नड्डा लाए गए और उनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया, ये सब कुछ जो बीजेपी में हो रहा था, जो थोपने वाला अध्यक्ष लगातार हो रहा था, क्या वो परिपाटी अब खत्म होने वाली है? राजनाथ सिंह की वैल्यू बढ़ गई है, नितिन गडकरी की वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि इस वक्त जब एनडीए सरकार चल रही है तमाम सहयोगी दलों के साथ मिलकर यह सरकार चल रही है और उसमें पुल का काम राजनाथ सिंह कर रहे हैं। क्या वही अटल आडवाणी के दौर में जिस तरह नेता किया करते थे, क्या उसी भूमिका में वापस राजनाथ सिंह अब आ चुके हैं? नितिन गडकरी का कद बढ़ा है। क्या इन दोनों नेताओं की इस समय संग सुन रहा है और किसी की नहीं सुन रहा? क्या गुजरात लॉबी जो बार बार कहा जाता है उसके पर कतरने पर अब संघ ने अपना मन बना लिया है? और जिस तरह एनडीए सरकार में पिछले कुछ दिनों में रोल बैक हुए हैं सरकार के, वो भी बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। लेटरल एंट्री का मुद्दा जिसमें सरकार ने पीछे कदम खींच लिए, वक्फ बोर्ड के मुद्दे में पर पीछे कदम सरकार ने खींच लिए। मोदी अमित शाह जिस तरह से निर्णय लगातार लेते आ रहे थे पिछले 10 सालों में, वो निर्णय लेने की क्षमता आज यहाँ पर आकर खत्म होती नजर आ रही है। और जो ब्रॉडकास्टिंग बिल था उसको लेकर भी सरकार बैकफुट में रही। तो पिछले 2, 3, 4 ऐसे मुद्दे आए जिसमें बीजेपी ने पीछे कदम खींचे हैं, अमित शाह मोदी ने पीछे कदम खींचे। तो ये भी क्या इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि एनडीए की सरकार चलाना मोदी और अमित शाह के लिए बेहद मुश्किल हो गया।
और पुराना इतिहास हमें बताता है कि नरेंद्र मोदी को कभी भी दूसरे दलों के सहयोग की आवश्यकता पड़ी ही नहीं है। वो 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, प्रचंड बहुमत की गुजरात में उन्होंने सरकार चलाई और उसके बाद प्रचंड बहुमत की ही केंद्र में भी सरकार चलाई है। उन्हें सहयोगी दलों की कभी आवश्यकता महसूस ही नहीं हुई और न करने दी, उन्होंने खुद के निर्णय लिए हैं। तो क्या मोदी और अमित शाह के लिए ये वक्त केंद्र में सरकार चलाने का सफोकेशन में है? क्या वो वातावरण उनके मुफीद नहीं है जिस काम के लिए मोदी अमित शाह जाने जाते थे? क्या यहाँ पर दिक्कत आ रही है? और ऐसे माहौल में कब तक दोनों एनडीए की सरकार को चला पाएंगे, ये सवाल है। शायद इसीलिए भूपेश बघेल ने ये बयान दिया। दूसरा सबसे बड़ा बयान आया सुब्रमण्यम स्वामी का। उन्हें आप बीजेपी नेता कहिए, कानूनविद कहिए और राजनीति के मौसम को भांपने वाला नेता कहिए, सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा लीक से हटकर बयान देने के लिए जाने जाते हैं और अक्सर उनके बयान सही भी साबित होते नजर आते हैं। उन्हें राजनीति का भविष्यवक्ता भी कहा जाता है और सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बार विस्फोट किया है। उन्होंने कहा है कि 17 सितंबर के बाद देश में कुछ बड़ा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा दे देंगे, अगर नहीं देंगे तो उन्हें किसी और रास्ते से हटाया जाएगा। ये होगा जरूर 17 सितंबर के बाद। क्यों? इसलिए क्योंकि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पीएम मोदी 74 साल पूरे कर जाएंगे और 75वें साल में प्रवेश कर जाएंगे। और सुब्रमण्यम स्वामी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी के भीतर ये नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही लागू किया है कि 75 साल के बाद राजनीति नहीं, और इसके कारण बीजेपी के कई वयोवृद्ध नेता एक के बाद एक निपटा दिए गए, उनके टिकट कटे, उनसे जिम्मेदारियां छीनी गई, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर लिया गया। तो ये इशारा किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने। क्या ऐसा होने जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने द्वारा बनाए गए इस नियम पर खुद अमल करेंगे? क्या वो राजनीति से इस्तीफा दे देंगे? सुब्रमण्यम स्वामी का ये जो बयान आया है, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं। अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूटकर बाहर आए तो उन्होंने एक इशारा किया। इशारा क्या किया? खुलेआम उन्होंने कहा कि इस वक्त जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि चुनाव से पहले का वक्त है, जब वोट मांग रहे हैं तो ये वोट अपने लिए नहीं मांग रहे बल्कि अमित शाह के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि 75 साल पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतः अपने पद को छोड़ देंगे। यानी कि अगला जो प्रधानमंत्री होगा वो अमित शाह होंगे या कोई और होगा। उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने यूपी के मामले में भी भविष्यवाणी की थी, योगी आदित्यनाथ को हटाने की मुहिम चल रही है, और वो तो जेल से बाहर आकर वापस चले गए, लेकिन बाहर यही होता दिखा कि योगी आदित्यनाथ को पद से हटाने की कोशिशें हुई हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल की दूसरी भविष्यवाणी भी सही होने वाली है? तो सबकी नज़रें 17 सितंबर के दिन है, क्योंकि उस दिन प्रधानमंत्री अपना 74 साल पूरे कर 75वां जन्मदिन मनाएंगे। तो क्या उसके बाद उनकी उल्टी गिनती राजनीति में शुरू हो जाएगी? इस ओर इशारा किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने। तीसरी सबसे बड़ी चर्चा जो कि मध्यावधि चुनाव की तरफ ले जाती है वो है सी वोटर का ताजा सर्वे, जो आया तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र, झारखंड चुनाव को लेकर, लेकिन इस सर्वे में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीब्रांडिंग करने की कोशिश की गई, उससे सबके कान खड़े हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जबकि केंद्र की एनडीए सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए। 100 दिन पूरे होने में वक्त है। 15 सितंबर को 100 दिन पूरे होंगे और 100 दिन के कामकाज से पहले कैसा सर्वे, जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी भी चाहने वालों की संख्या 50% के आसपास है। साथ में राहुल गांधी को भी दिखाया गया कि वो 40% लोगों के मन में बसते हैं, लेकिन 50% अभी भी देश की जनता मोदी को बतौर प्रधानमंत्री चाहती है। जबकि चुनाव अभी कल हुए हैं, कल ही मानिए, 100 दिन जब तक पूरे नहीं होते तब तक मानिए सरकार कल ही बनी है। 100 दिन के बाद ही कामकाज की स्क्रूटनी की जा सकती है, उसका विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन सी वोटर सर्वे ने लोगों से जाकर चुनाव के बाद ये पूछ लिया क्या प्रधानमंत्री सबसे अच्छे कौन हैं, तो लोगों ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अच्छे हैं। तो ये प्रधानमंत्री की जो ब्रांडिंग इस सर्वे के माध्यम से की गई है, ये वही सर्वे हैं जो चुनाव से पहले जो गुड़ गोबर करके गए थे और उसके बाद उन्हें
जब परिणाम सामने आए तो टीवी चैनलों के दफ्तर में बैठकर लाइव टीवी के सामने रोना पड़ा था, देश से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। और वही एजेंसियां आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नंबर 1 प्रधानमंत्री करार दे रही हैं। ये सब कुछ इतना सरल नज़र नहीं आता, इसके पीछे बड़ी कहानी हो सकती है। क्या संघ और बीजेपी के भीतर जो गतिरोध चल रहा है उसमें दिखाने की कोशिश है कि आप प्रधानमंत्री मोदी को कम मत आंकिए? देश के इतने राज्यों के लोग अभी भी प्रधानमंत्री मोदी को ही बेस्ट प्रधानमंत्री मानते हैं, बेस्ट एवर। अटल बिहारी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से तुलना करके सर्वे में दिखाया गया कि मोदी नंबर 1 है। क्यों जरूरत पड़ी ऐसा कहने की? क्या प्रधानमंत्री मोदी को मजबूत दिखाने की कोशिश की जा रही है? और इधर इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव को डिक्लेयर किया, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड को रोक दिया। क्यों? क्या मध्यावधि चुनाव का इशारा तो नहीं है कि इन 2 राज्यों के चुनाव फिलहाल रोक दिए जाएं और बाद में एक साथ करा दिए जाएं? क्या ऐसा तो नहीं है? इस मुद्दे पर भी चर्चा चल रही है। तो ये बार बार सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी का जो राग अलापा गया वो भी बताता है कि उनकी रीब्रांडिंग की कोशिश है और ये मैसेज देने की कोशिश है कि वो अभी मजबूत हैं। अब इसके बाद आखिर में एक चर्चा और करनी बेहद जरूरी है। देखिए, असल गणित तो सदन के भीतर है। मध्यावधि चुनाव होंगे तो सदन के भीतर ही तय होगा। जब बहुमत कम होगा वहीं फ्लोर टेस्ट किया जाएगा, वहीं पर अल्पमत साबित भी होगा और पूरा गणित सदन के भीतर ही तय होगा, तब जाके मध्यावधि चुनाव होंगे। ये राजनीतिक बात तो बाहर चल रही है। और अगर उस गणित को मैं आपको समझाऊं तो सदन के भीतर इस वक्त एनडीए की सरकार में जो सांसदों की संख्या है वो 293 है। बीजेपी 240 लेकर आई, 25 सांसद सहयोगी दलों के हैं और 28 सांसद, जिसमें से 12 सांसद जेडीयू यानी कि नीतीश बाबू की हैं और 16 सांसद हैं चंद्रबाबू नायडू के, टीडीपी के। ये 28 सांसद हैं, ये 2 बैसाखी हैं जिनके सहारे इस वक्त मोदी सरकार टिकी हुई है। अब क्या होगा? नीतीश बाबू और वेंकैया नायडू दोनों ही अगर अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो -28 हो जाएगी केंद्र में बैठी एनडीए सरकार और संख्या पहुंच जाएगी 265 पर। 265 की संख्या के बाद वो आंकड़ा जुटाना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश छोड़ देंगे तो फिर सरकार चलाना मुश्किल है, फिर सरकार गिरनी तय है, फिर अल्पमत तय है। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि अब सवाल यहां पर उठता है कि मध्यावधि चुनाव ही क्यों? क्या इंडिया सरकार नहीं बना सकती? क्या इंडिया ब्लॉक समर्थन नहीं जुटा सकता है? जुटा सकता है, लेकिन है बहुत मुश्किल। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस क्या सोच रही है इसको मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा, लेकिन यहां समझिए कि इंडिया ब्लॉक क्यों नहीं। इंडिया ब्लॉक के लिए सरकार बनाना मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू दोनों की 28 सीटें चाहिए कांग्रेस को, यानी इंडिया ब्लॉक को। इस वक्त इंडिया ब्लॉक के पास जो सीटें हैं वो 234 है और उसमें 3 निर्दलीय सांसदों का समर्थन है, तो आंकड़ा हो गया 237। वो 28 आकर अगर इंडिया ब्लॉक में मिल जाएंगे तो आंकड़ा ठीक उतना ही होगा जितना उनके छोड़ने से होगा एनडीए का, यानी कि 265। इंडिया ब्लॉक भी नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से 265 पर ही आकर टिकेगा, जितने पर एनडीए गठबंधन होगा अल्पमत में। तो यहाँ से 7 सीटें और चाहिए, बची हैं 13 निर्दलीय और अलग अलग दलों के, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद हैं और भी तमाम हैं, अमृतपाल सिंह हैं पंजाब से, और भी कुछ निर्दलीय हैं, कुछ अलग अलग दलों के, यानी कि 13 उनकी संख्या है। उसमें से 7 तो लाने ही पड़ेंगे इंडिया ब्लॉक को। क्या उनका समर्थन इंडिया ब्लॉक जुटा पाएगा, ये भी सवाल है। और वो एनडीए को समर्थन देने से रहे, केवल एक सांसद हैं अकाली दल की, वो दे सकती हैं, समरजीत सिंह कौर बादल, वो जा सकती हैं एनडीए के पास, लेकिन एक से कुछ होने वाला नहीं है। सीटें 7 चाहिए तब भी एनडीए को, और इंडिया को भी 7 चाहिए, तो होना बहुत मुश्किल है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी विचार कर रही है, जब 10 साल सत्ता से बाहर रहे तो आप सत्ता के लिए क्यों लड़ाई झगड़ा करना? विपक्ष में रहकर जब राहुल गांधी का कद हर दिन ग्राफ ऊपर बढ़ते जा रहा है, उसकी गुंजाइश नीचे आने की अब नहीं है। अब राहुल गांधी का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जाएगा।
वो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन खतरा बीजेपी के लिए है क्योंकि मोदी का ग्राफ घटता जाए, एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती जाएगी इन 5 सालों में भी अगर सरकार रही तो इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के लिए फायदेमंद है कि वो सत्ता से फिलहाल दूर रहे। अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं तो फिर चुनाव में कूदा जाए और बड़ी संख्या लाकर फिर सरकार बनाई, ये इंडिया ब्लॉक सोच रहा है। तो ये हालात इस समय देश में बन रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं कि किसी भी वक्त चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार निर्णय ले लेंगे और उस दिन सरकार गिर जाएगी और मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे। और अमित शाह मोदी का सफोकेशन बढ़ते जा रहा है, एक के बाद एक फैसले में बैकफुट पर आना पड़ रहा है। और ऐसे हालात में सरकार चलाने के आदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहे हैं, उनका इतिहास नहीं कहता, अमित शाह भी नहीं है आदी। तो क्या वो दोनों ही निर्णय ले लेंगे, ये भी चर्चा चल रही है, तब भी मध्यावधि चुनाव के आसार बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये चर्चाएं इस वक्त चल रही है। सुब्रमण्यम स्वामी, भूपेश बघेल, तमाम लोगों के जो बयान आए वो सब आपस में क्लब होते हैं, तो आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।